Speaker Sahab, I take the opportunity to participate in the motion of thanks on the Governor address, sir. Sir, it is for the first time in the history of Telangana legislature and also the earlier United Andhra Pradesh, the Honorable Governor has delivered his speech in three languages, Hindi, Telugu, English, honoring three formal languages, sir. Speaker साहब, गवर्नर के एड्रेस में के लिए एक बात एम्बिशियस विजन पेश करता है। इसमें प्रजा पालना और स्टेट को 2034 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट बताया गया है। एड्रेस के मुताबिक 2025-26 से में स्टेट का जीएसडीपी 17.82 लाख करोड़ है, ग्रोथ रेट 10.7% है और पर कैपिटा इनकम 4,18,931 है। डेप्थ कितना है नहीं बताया गया, इसमें डेप्थ कितना है नहीं बताया, लेकिन सिर्फ टारगेट बताना काफी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि $1 ट्रिलियन गोल को अचीव करने के लिए क्लियर इकोनॉमी रोड मैप क्या है, उसका कोई तफसीलात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट का डेप्थ 25-26 तक जीएसडीपी का लगभग 28.1% हो सकता है, इसलिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर भी क्लियरिटी जरूरी है। गवर्नर के एड्रेस में बार बार पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की बात की गई है स्पीकर साहब, लेकिन पॉलिसी को देखकर लगता है कि पावर ज्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है और कई डिसीजंस लोकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से एग्जीक्यूटिव सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जीएचएमसी के और नए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने के बाद भी कही गई है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इस गवर्नेंस में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी किसके पास है। स्पीकर साहब, हाइड्रा के बारे में कहा गया है कि उन्हें 1000 एकड़ से ज्यादा पब्लिक लैंड रिकवर की है और लेक्स और वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट किया है। पब्लिक लैंड को प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन ऐसे एक्शन में ट्रांसपेरेंसी और क्लियर लीगल फ्रेमवर्क भी होना इंपॉर्टेंट है साहब। ऐसा नहीं कि पहले एक्वायर कर ले रहे हैं किसी के कंप्लेन के ऊपर, बाद में नोटिस दे रहे हैं, कोई लीगल फ्रेमवर्क ही बाकी नहीं रहा। तो एंक्रोचमेंट का गवर्नर के एड्रेस में मूसी रिवर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया गया है। मूसी रिवर करना एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल गोल है, लेकिन रिवर सिर्फ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसमें सीवरेज सिस्टम, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस होना चाहिए। और आप ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर वहां पर बसने वाले घरों को, बिल्डिंगों को, लोग जो सालों से वहां रह रहे हैं, उनको बेघर नहीं कर सकते। मजलिस आपका इस स्टैंड के ऊपर ब्यूटिफिकेशन के ऊपर साथ देगी, एक ही शर्त के ऊपर कि वहां के लोग जो बिल्डिंगा बना के अरसे दराज से वहां पर रह रहे हैं, उनको उनका माकूल उनके हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। उसके बाद ये आप किसी का घर उजाड़ कर आप खूबसूरती नहीं बना सकते, उनको रिहेबिलिटेट कर उनको बराबर मुआवजा देकर आप खूबसूरती की जरूर और ब्यूटिफिकेशन मूसी के लिए करना जरूरी है और कर सकते हैं। और फ्यूचर सिटी हैदराबाद के ग्लोबल इकोनॉमिकल हब बनाने का विजन भी प्रेजेंट किया गया है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्लानिंग और एनवायरमेंटल सेफगार्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्पीकर साहब, गवर्नर एड्रेस का एम्बिशियस विजन दिखाता है, लेकिन विजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्लियर प्लान, ट्रांसपेरेंसी और ट्रू पीपल सेंट्रेड इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। स्पीकर साहब, गवर्नेंस और प्रजा पालना पर सवाल। एड्रेस के
शुरुआती पैराग्राफ एड्रेस के शुरुआती पैराग्राफ में तेलंगाना के फॉर्मेशन के जज्बा, सेल्फ गवर्नेंस और बराबरी की बात करते हैं। कहा गया है कि सरकार सिटीजन को सेंटर में रख रही है, लेकिन आज हैदराबाद को जिस तरह चला रहा है उसे शहरी खुद डेमोक्रेसी का एक हिस्सा नहीं बल्कि स्टेट का एक सामान के सब्जेक्ट समझ महसूस कर रहे हैं। स्पीकर साहब, पैराग्राफ 8 और 9 के अंदर प्योर रेयर मॉडल का जिक्र है। कहा गया है कि जीएचएमसी को तोड़कर 3 हिस्सों में साइबराबाद, मलकाजगिरी और जीएचएमसी में बांटा गया है। साथ ही एक नया क्योर एक्ट लाया जा रहा है जो HMWS और हाइड्रा और जैसे एजेंसीज को एक फ्रेमवर्क के नीचे लगाकर सरकार इसे डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दे रही है, लेकिन असल में ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंसंट्रेशन है। इस हाउस को पूछना चाहिए कि इलेक्टेड बॉडीज की ताकत कहां गई? क्या ये मेगा फ्रेमवर्क सिर्फ एग्जीक्यूटिव की मर्जी चलाने के लिए बनाया गया है? आपको याद होगा स्पीकर साहब, गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने भी इससे पहले म्युनिसिपल एक्ट को रिपल किया था, उसके अंदर भी तब्दीली लाई थी। उसके अंदर यहां तक कह दिया था कि अगर से गांव के अंदर म्युनिसिपालिटीज के अंदर अगर से बकरी झाड़ा खाती है तो कारपोरेटर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो खास तौर के ऊपर ऐसे इस आने वाले कानून के अंदर जो नया कानून बनाने की हुकूमत ये सोच रही है, ये देखा जाए कि लोकल बॉडी को एम्पावर किया जाए, ना कि उनके पावर्स खींचा जाए। उस तरीके का कानून ना बनाया जाए जो आवाम जिसको चुनकर लाती है उनके खिलाफ ही कानून हो, और कानून जो है एग्जीक्यूटिव के पास, एग्जीक्यूटिव के हाथ का खिलौना बनकर रह जाए। सब मूसी के अंदर, मूसी के लिए फेज 1 के अंदर 6,500 करोड़ 7,500 करोड़ खर्चा बताया गया है। 10,000 फैमिलीज मुतासिर अफेक्टेड होगी मूसी, मगर ऑपोजिशन का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ₹1.5 लाख करोड़ तक जा सकता है। अगर ये रिवर प्रोजेक्ट है तो सरकार को इसका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, लैंड मैप, रिहैबिलिटेशन प्लान हाउस के सामने रखना चाहिए। स्पीकर साहब, एक जिम्मेदार अपोजिशन होने के नाते हमें ये साफ कहना होगा कि तेलंगाना को एम्बिशियस की कमी नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल हॉनेस्टी की कमी है। हैदराबाद को सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि लॉफुल प्लानिंग चाहिए। इस गवर्नर एड्रेस का असली जवाब ये है कि अगर सरकार सीरियस है, हाइड्रा का लीगल कोड टेबल करे, हाइड्रा वार्ड वाइज डेटा रिलीज करे, म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल और को शुरू करे और मूसी प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क दिखाए। जब तक ऐसा नहीं होता ये एड्रेस सिर्फ रफ्तार और भरोसे का एक दस्तावेज रहेगा जो कानूनी सफाई, लीगल क्लियरिटी और डेमोक्रेटिक बैलेंस में नाकाम है। स्पीकर साहब, साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि रोड हमारे भी मसाइल, रोड वाइंडिंग के वर्क्स अभी तक पेंडिंग हैं। कई जगह के पर रोड वाइंडिंग होने का है। नए फ्लाईओवर्स, पुराने फ्लाईओवर्स की मेंटेनेंस कब तक कंस्ट्रक्ट हुई है, उनके प्रेजेंट स्टेटस क्या है? आज से 25-30 साल बने हुए फ्लाईओवर्स है, हालत उसकी बहुत खस्ता है। उसका मेंटेनेंस क्या कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ फ्लाईओवर गिर जाएगा, उसके बाद हम पछताने से क्या फायदा? तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि जितने पुराने फ्लाईओवर्स है उसके मेंटेनेंस के लिए आप फंड एलोकेट करिए और उसका मेंटेनेंस बराबर तरीके से कराइए। चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट एक जमाने से पेंडिंग है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि आप उसको जल्दी करिए। पुरानी हुकूमत ने हमको चंडीगढ़ लेकर गया था चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लेकर जाके यहाँ पर पेडेस्ट्रियलाइजेशन जोन है अमृतसर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, तो वहां लेकर जाकर वहां पर बताए, लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं हुकूमत से कहूंगा कि वो फसाड बनाए, लाड़ बाजार को खूबसूरत करें। दुनिया का टूरिज्म की बात करते हैं हम, और टूरिज्म सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहीं पर आते हैं, लाखों की तादाद के अंदर वहां पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। उसको ब्यूटिफिकेशन कर फसाड का काम कराया जाए
मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पुराने शहर के अंदर मेट्रो का काम कराया, मेट्रो का काम चालू किया। मेट्रो के तहत 100 फीट रोड वाइंडिंग का काम चालू हुआ। रोड वाइंडिंग होने वाली जगहों पर अभी तक खंबे एज इट इज है, वो खंबे भी साथ के साथ निकालने का हुक्म दीजिए ताकि रोड वाइंडिंग सही तरीके से हो। और रोड वाइंडिंग के अंदर, रोड वाइंडिंग जहां भी हो रही है वहां पर रोड वाइंडिंग ऑडिट कराई जाए। हुकूमत सव्वों करोड़, हजारों करोड़ रुपए देकर जमीन रोड वाइंडिंग के अंदर ले रही है, लेकिन हमारे लोकल ऑफिसर की नाहेली बोलिए, निग्लिजेंस बोलिए या उनका हैंड इन ग्लव्स बोलिए, उसकी वजह से रोड वाइंडिंग में अगर से कोई आधी रोड वाइंडिंग में पैसे लेकर जमीन गवर्नमेंट को बेचता है, उसके बाद फिर वो जमीन इंक्रोच हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है? इसका इतना खर्चा करके रोड वाइंडिंग कराना। रोड वाइंडिंग का ऑडिट करना जरूरी है। मजलिस मुतालिबा करती है कि रोड वाइंडिंग अवाम को आसानी से आने जाने के लिए हो। आज हैदराबाद के अंदर ट्रैफिक का मसला ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1.5 2 घंटे हो रहे। मिनिस्टर्स को और आपको नहीं पता चलता, आप सायरन बजा लेते हुए चले जाते, लेकिन आम आवाम से पूछिए, दिन के अंदर 2 काम नहीं कर सक रही। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 3 घंटे, 2 घंटे ट्रैफिक के अंदर हो जा रहे। तो ट्रैफिक का रोड वाइंडिंग जहां भी हो रही है वो आवाम को गुजरने के लिए, ना कि रोड वाइंडिंग जिसकी दुकान के सामने या जिसके घर के सामने रोड वाइंडिंग हो उनके लिए पार्किंग स्पॉट ना बन जाए। वो आवाम को गुजरने के लिए सही राह उसको पैदा करें और इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो कि जो ऑफिसर वहां का जिम्मेदार है, अगर उसके अंदर इंक्रोचमेंट होता है एक बार रोड वाइंडिंग होने के बाद, तो वो ऑफिसर को इसके अंदर अकाउंटेबल बनाया जाए। हॉकर्स फुटपाथ के ऊपर से भी पैदल राहगीरों को तकलीफ है। हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, मूसी का इतना बड़ा आप काम करा रहे हैं, मूसी के ऊपर चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हॉकर्स है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उसके ऊपर हॉकर ब्रिज का मंजूरी करवाई थी। तो आप परसों सीएम साहब ने भी मूसी प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा तफसीली बात की, लेकिन वो हॉकर्स ब्रिज का कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो है ना, आप मूसी ब्यूटिफिकेशन के अंदर ये दिस विल बी अ फेदर ऑन द कैप ऑफ द मूसी ब्यूटिफिकेशन। अगर आप वहां पर हॉकर्स के लिए जगह देंगे, हॉकर्स के लिए ब्रिज बनाएंगे, तो चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन के अंदर जो भी मुतासिर हॉकर छोटे व्यापारियां हैं उनको वहां पर रिहेबिलिटेट किया जाए। और आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है ताकि ये हॉकर्स के जो नए जो हॉकर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हॉकर्स के जोन डेजिग्नेटेड करना है। पुलिस वाले आकर ट्रैफिक के नाम के ऊपर, ठीक है ट्रैफिक तकलीफ हो रही है, हॉकर से तकलीफ है, लेकिन उनका भी तो एक रोजगार का मसला है, उनके लिए भी तो सोचना हुकूमत का और हमारा ही काम है। आप इसके लिए एक जोन्स आइडेंटिफाई करिए और उसके साथ ही उनको जो है सो, ताकि उन्होंने भी कारोबार अच्छे से कर सके और लोग भी, आवाम भी आसानी से रोडों पे चल सके। सैनिटेशन का हाल बदतर है, सैनिटेशन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। बिन फ्री सिटी बोलकर उन लोग पिछली गवर्नमेंट जो है बिन सिटी फ्री बोलकर डस्टबिना निकाल दिए। अरे बिन फ्री करके क्या करना है? गार्बेज फ्री बनाइए। रोडों के ऊपर कचरा डाल दे रहे लोग, आप कचरे की कुंडी हटा दिए, कचरा रोडों पे आ जा रहा। तो बहरहाल मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप जो है ना सैनिटेशन के ऊपर खास तौर के ऊपर तवज्जो देते हुए सफाई का खास तौर पर इंतजाम किया जाए। सफाई वर्कर, सफाई कर्मचारी की बेइंतहा कमी है। मैं हुकूमत से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये मुतालबा करता हूं कि 60 फीट 60 फीट के जितने भी रोड्स है वो तमाम रोड को प्राइवेटाइज किया जाए। सफाई के अंदर, स्वीपिंग के अंदर तमाम 60 फीट, अब 60 एंड अबव 60 फीट के तमाम रोडों को, जैसा मेन रोडों को प्राइवेटाइज किया गया, ये रोडों को प्राइवेटाइज किया जाए और स्वीपिंग यूनिट्स बढ़ाया जाए। पुराने स्वीपिंग के वर्कर्स जो थे, तमाम वर्कर्स खत्म हो चुके हैं, कई वर्कर्स कम हो गए, कई वर्कर्स इंतकाल हो गया, कई रिटायर हो गए। तो जरूरी है स्वीपिंग यूनिट्स बढ़ाया जाए ताकि हम सैनिटेशन के ऊपर अच्छे से काम कर सके। हमने इससे पहले भी कई लेटर्स दिए हैं गोलकुंडा किले के अंदर कठोरा हाउस के ब्यूटिफिकेशन के लिए, लेकिन हुकूमत अब तक वहां पर कोई काम नहीं चालू की है। ये जरूरी है कि टूरिज्म के लिए और वहां के पुराने आसार खदीमा के और एक बेहतरीन जगह है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। और आप जब तक चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन
आप टूरिज्म की बात तो यहाँ पर हुकूमत करती है इसके अंदर, लेकिन जब तक आप चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन को ब्यूटिफिकेशन नहीं करेंगे, आप हैदराबाद को आने वाले सही टूरिस्ट के साथ इंसाफ नहीं होगा। आपको ज़रूरी है कि पहले उसके अंदर चार मीनार ब्यूटिफिकेशन किया जाए, पेडेस्ट्राइजेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाए, फसाड का काम किया जाए और बाई लेन्स बाई रोड्स निकाला जाए और सीवरेज सिस्टम के पैकेज चीफ मिनिस्टर साहब ने पुराने शहर को, खासतौर पर चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी को सीवरेज का पैकेज दिया है। हम उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे दूसरे हलकों के अंदर भी काम है, मलकपेट के अंदर भी एक 50 करोड़ का पैकेज का काम पेंडिंग है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे को सुन रहे नहीं साहब। एक 50 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम मलकपेट का भी पेंडिंग है, सीवरेज पैकेज का, तो जरा वो भी आप अगर से करा देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। बहुत ज़माने से पेंडिंग है, पुराने लाइना है, लाइना पूरे ख़राब है। और अकबर साहब को चंद्रायनगुट्टे में भी, आप पुराने शहर में भी आपने सीवरेज का पैकेज दिया, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। याखुतपुरे के अंदर भी आपने काम दिया है, याखुतपुरे के अंदर भी और एक पैकेज का काम है, वहाँ पर वो भी अगर से आप देंगे तो वहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। ओल्ड सिटी में कई ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत है साहब, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स होना है। ट्रैफिक का बेइंतहा प्रॉब्लम हो गया। आज ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक के ऊपर काम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक रेगुलेट कम, फोटोआं लेकर चालानों के पीछे ज़्यादा मसरूफ़ है। आप सर्वे कराइए, आप एक अच्छी एजेंसी को बिठाइए। हम इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, क्या करना चाहिए हमको? और हम कई फ्लाईओवर्स बना रहे हैं और कौन से फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है। आज आप देखिए, आप मासाब टैंक का ब्रिज पुराना हो गया, कब उसको क्या होता बोल नहीं सकते। और नए फ्लाईओवर्स कितने बनाए और कितने बनने का है। नलगुंडा चौरस्ता आप देखिए, थोड़ी बारिश भी होती है तो पूरा एरिया जाम हो जाता। आज हाइड्रा की बात करिए, आप अपने हाइड्रा के कमिश्नर से पूछिए कि जब भी बारिश होती है वहां पे पूरा घंटों तक एरिया पूरा, ना दिलसुख नगर वाले इधर आ सकते, ना इधर वाले उधर जा सकते। ब्रिजेस बना रहे हैं, स्टील ब्रिज मलकपेट का बन रहा है, वो मलकपेट से सैदाबाद संतोष नगर जाने का सालों से काम खाली पड़ा हुआ है। उसका एक टाइम फ्रेम फिक्स कर उसका काम जल्दी कराइए। मुसरम्बाग ब्रिज जो मुसरम्बाग को और मलकपेट को जोड़ता है, अंबरपेट को जोड़ता है, वो मूसी के ऊपर का ब्रिज टूट गया, ब्रिज का काम बाकी है। लोग को जाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसका एक रिव्यू करें और जल्द से जल्द वो ब्रिज का काम कराएं, ताकि अंबरपेट से मुसरम्बाग मलकपेट और मलकपेट से अंबरपेट जाने वाली आवाम को सहूलत हो। बहुत ज़्यादा फिर कर जाना पड़ रहा मिनिस्टर साहब, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को, वो भी एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आवाम को जो है ना, जो इलीगल एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन डिविएशन के साथ जो बना लिए, उनको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। ये एक इकोनॉमिकल इशू है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो लोगों को डिविएशन के साथ बनाए उनको जो है सब बोल रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेकर आओ। बिल्डिंग पेनलाइजेशन स्कीम पेंडिंग है, गवर्नमेंट को इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं ले रही है। उसका सही ढंग से अगर से हम कोर्ट के अंदर नुमाइंदगी कर अगर बिल्डिंग पेनलाइजेशन का प्रोग्राम अगर से सही कराए तो लोगों को फायदा होगा। आज डीवीएस उसकी वजह से लोगों के फ्लैटों के, उसके जमीनों के रजिस्ट्रियां रुके हुए हैं। हम हुकूमत को कहते हैं कि इसके ऊपर एक स्टैंड ले। इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी 8 में दे रहे हैं, 4 गुना लाइट का बिल उनसे चार्ज कर रहे हैं। ये जुल्म है साहब। ठीक है, उनसे गलती हुई, वो पेनलाइज स्कीम के अंदर अप्लाई करे हुए हैं, उनको पेनलाइज करके खत्म करिए ना। इसको ऐसी पेंडिंग कर इस तरीके से अगर से हम आवाम को सता नहीं सकते, उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनको करेक्शंस करा सकते हैं, उनसे जो गलतियां है उसकी वो करा सकते हैं। लेकिन ये एकदम हरासमेंट हो रहा है इससे। ना लोग उसके अंदर लाखों रुपए डालकर ना रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। हम हमेशा से मुतालबा करते हैं कि नोटरी के जायदादों को रेगुलराइज किया जाए, उनको रजिस्ट्री का मौका बराबर समझा जाए। आज आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सादा बाईनामा को रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के अंदर तब्दील किया जा सकता।
उसी तर्ज के ऊपर हम हमारे नोटरी के डॉक्यूमेंट्स को भी रजिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को कैसा तस्वर किया जाए, उसको उसकी रजिस्ट्री किस तरीके से कराई जाए, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर इजलास हमारे साथ मीटिंग कर कर इसका हल निकाला जाए। आज गवर्नमेंट का 99 डेज का प्रोग्राम जिसे जैसे बाबूजी चंद्रबाबू नायडू के जमाने में जन्मभूमि प्रोग्राम होता था, उसकी याद दिलाता है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में जन्मभूमि प्रोग्राम होता था, उसी तर्ज के ऊपर ये 99 प्रोग्राम किया गया है। मैं यही कहूंगा कि माइनॉरिटीज के कई काम पेंडिंग हैं। वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आरटीएफ, एमटीएफ, ओवरसीज स्कॉलरशिप कई जमाने से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये रिलीज करना जरूरी है। हम जब तक तालीमी मैदान के अंदर हम ये हुकूमतें काम नहीं करेगी, हम कितना भी डेवलपमेंट का काम कर ले, हम वो काम बेअसर होगा। आज ड्रॉप रेट बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ये स्कॉलरशिप्स के अमाउंट को रिलीज करना है। अगर आप स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं रिलीज करने की वजह से दो तीन तकलीफें हो रही है। एक तो बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, कॉलेज वाले सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स फीस नहीं भर सक रहे हैं, और फीस नहीं मिलने से कॉलेज के अंदर जो लाखों तौर के ऊपर असातिज़ा, टीचर्स है, लेक्चरर्स है, स्कूल का इंतजामिया उनको तनख्वाह बराबर टाइम पर नहीं दे सक रहा है। आपको स्कॉलरशिप रिलीज करने से बच्चे, इदारे सब महफूज रहेंगे। तो मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द तमाम स्कॉलरशिप जो इतने साल से पेंडिंग है उसको रिलीज करें। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो ये एक तो स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है, और उसके साथ ही साथ तालीम आज हिंदुस्तान के अंदर तमाम स्टेट्स, सिर्फ दो तेलंगाना और वेस्ट बंगाल इसकी अमलावरी नहीं कर रहा है। इस मिनिस्टर साहब आर्टिकल 21A के तहत 25% RTE एक्ट के अंदर हम दे सकते हैं। कई बच्चों को तालीम मिल सकती है, फ्री तालीम। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जहां पर आपका हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उनके बच्चों के साथ एक गरीब का बच्चा भी बैठकर पढ़ सकता है वहां पर तालीम। आज सिर्फ तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टेट में से तेलंगाना एनओसी दे ताकि पीएचसी का या खुदपुरे का काम स्टार्ट हो सके। गोलकुंडा हॉस्पिटल, पालम रोड पीएचसी, चार मीनार तिब्बी हॉस्पिटल, चार मीनार तिब्बी कॉलेज का काम भी पेंडिंग है, सैंक्शन है, सब है, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो काम को जल्द से जल्द चालू किया जाए। इरीगेशन का तो खैर इरीगेशन पे क्या बोलूँ, आपको मालूम है, पुरानी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, हर एक के लिए इरीगेशन तो एटीएम है, फार्मर्स के लिए नहीं है इरिगेशन, तो एटीएम बने हुआ है। तो अब इसके लिए मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है, मैं क्या बोलूँ उसके अंदर, छोड़िए, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। रेवेन्यू दिसंबर 2023 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम के लिए एप्लीकेशंस इनिशिएटिव किए थे, करोड़ में एप्लीकेशंस मिले। उसका क्या है, उसका क्या हुआ साहब, उसका कुछ उसका क्या हुआ, पूरी तफसीलात अगर से आप हाउस के सामने रखेंगे तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स के लिए जो भी काम कर रही है, हम ये समझते हैं कि फार्मर्स के लिए और भी हुकूमत अच्छा काम करेगी ताकि फार्मर्स का बेहतरी हो सके, तो हमारी स्टेट को इससे फ़ायदा हो सके। आज LRS-GO 58-59 अधर लटक गया, जो वो हुकूमत ने भी मुकम्मल नहीं किया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उसका पूरा जायज़ा करें, उसका रिव्यू करें, रिव्यू करके उसके ऊपर काम करें। पुराने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के, JNNURM के, वैम्बे हाउसिंग के और अपने हाउसिंग बोर्ड वालों की तरफ से बनाए हुए पुराने 25 साल, 30 साल, 40 साल पुराने घर हैं। मैं ये हुकूमत को इस ऐवान के अंदर मैं वाज़े तौर के ऊपर आपको इंतबाह दे रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता आप देखिए, आप जायज़ा लीजिए, रिपोर्ट लीजिए,
ये बारिशों के अंदर कई जगह के ऊपर ये बिल्डिंगें गिर सकती हैं, इतनी बुरी हालत में हैं। हम बिफोर हैंड आपको इत्तला दे रहे हैं कि आप देखिए उसको, जो बिल्डिंग को रेस्टोर कर सकते रेस्टोर करिए, जो बिल्डिंग को रेस्टोर नहीं कर सकते तोड़ के उनको बाजू भेजकर कहीं मुतबादिल जगह देकर वहां पर फिर से बनाइए। मैं इस ऐवान के अंदर आपको जिम्मेदार बनाकर ये कह रहा हूं कि आप वक्त से पहले इसके बारे में सोचिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दो बिल्डिंगा गिर जाएंगे, पूरे नेशनल मीडिया के अंदर आप तमाशा बन के रह जाएंगे कि हम कुछ नहीं करें वक्त से पहले। मैं आपके स्पीकर साहब मैं ये कहूंगा कि उसके ऊपर आप एक फंड मुख्तर करके जो रेस्टोर कर सकते हैं रेस्टोर करिए, जो नहीं कर सकते उनको निकाल दीजिए, उनको दूसरी जगह उसके वही बना कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह बना कर दीजिए। ओल्ड सिटी के लोगों को 2 डबल BHK वहां पर मंगाल में दिया गया था, खासतौर पे ओल्ड सिटी के लोगों को, लेकिन वहां पर कोर्ट केसेस आ गया, वो आ गया, ये आ गया, लेकिन उसमें से कई लोगों को अभी तक नहीं दिया गया। ऐसी जगह दे के बता रहे हैं जहां पर कुछ नहीं है, तो उसकी भी एक रिव्यू मीटिंग मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि पॉजिटिव ऑफिसर्स को बिठाएं हैदराबाद के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि वो पॉजिटिव तरीके से गवर्नमेंट की नेकनामी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि ईगो के लिए। नेगेटिव मेंटालिटी के ऑफिसर्स जो है उनको हटाइए। गरीबों की जो मदद कर सकता है वैसे ऑफिसर्स से काम लीजिए, गरीबों का भी फायदा होगा, हुकूमत की भी नेकनामी होगी। तो हमारी ये गुजारिश है कि आप जो है सो खास तौर के ऊपर पुराने शहर के लोगों को जो डबल बेडरूम हाउसेस के अंदर जो घर नहीं मिले हैं, उनको उनकी एक मीटिंग बुलाकर उसका क्या है उसका देखा जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम हुकूमत को मैं ये भी मुबारकबाद दूंगा कि जो BC सर्वे कराया 42% बैकवर्ड का बिल भी पास किया है, लेकिन खाली हमको रिजर्वेशन के नाम के ऊपर सियासी रिजर्वेशन या कोई रिजर्वेशन से देने से काम नहीं होगा। हमको तालीम, उनके लिए रोजगार के मौके भी फराहम करना पड़ेगा। आपने कई सरकारी नौकरियां दी है, 67,000 से ज्यादा आपने पोस्ट सरकारी नौकरियां दिए हैं, और सरकारी नौकरियों के जो बाकी है उसके पोस्ट निकाले पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, और उसके अंदर खास तौर के ऊपर 4% जो रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया है उसके ऊपर बराबर अमलावारी हो रही है नहीं हो रही है उसको चेक करिए। और ये सिर्फ ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से, बल्कि प्राइवेट जॉब्स आज इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हुकूमत ये बता रही है कि अनाउंसमेंट कितना हो रहा है, आ रहा कितना है उसका कोई फिगर नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हुकूमत से हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। गवर्नमेंट तो हर एक को जॉब नहीं दे सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जितना इंप्रूव कर सकते करिए। आज अफसोस की बात यह है कि टॉमकॉम के जरिए लोग बाहर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमने खुद भी टॉमकॉम का प्रोग्राम कराया, लेकिन गवर्नर एड्रेस के अंदर वो टॉमकॉम का जिक्र किया गया, लेकिन गवर्नर एड्रेस के अंदर SC ST BC माइनॉरिटी का एक लाइन का जिक्र नहीं है बजट गवर्नर एड्रेस के अंदर। ये पहली बार हुआ जो गवर्नर एड्रेस के अंदर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि चीजों पे गौर किया जाए। माइनॉरिटीज के जो भी चीजें पेंडिंग है, मौजनों की ईद आ रही है, मौजनों की तनख्वाह, इमाम मौजन की तनख्वाह रिलीज करिए, 2 दिन है, इमाम मौजन की तनख्वाह रिलीज करिए, और दरगाहों के मुतवल्लिस का भी जो पेंडिंग है वो भी रिलीज करिए। बहरहाल मैं हुकूमत से यही कहूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट के MP साहब ऐसे पार्लियामेंट में उनकी तारीफ करे। मैं ये तमाम आप लोगों से, जितने भी मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर, गुजारिश करूंगा कि एक 5,000 करोड़ का पैकेज ओल्ड सिटी के लिए, ये बजट से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, डिप्टी CM साहब, भट्टी साहब, कल आप बजट कल परसों 2 रोज में आप बजट पढ़ने वाले हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक 5,000 करोड़ का पैकेज ओल्ड सिटी के लिए रखिए, उसमें खाली 5,000 करोड़ साहब, नहीं 5,000 नहीं साहब, नहीं साहब, 5,000 करोड़ का एक ही बार ओल्ड सिटी के लिए YS राजशेखर रेड्डी ने 2,000 करोड़ का पैकेज दिया था, उसके बाद से आज तक कोई पुराने शहर के लिए कोई पैकेज नहीं मिला। ज्यादा देर में 20,000 करोड़ का खर्चा कर रहे सिटी के अंदर। సార్ మీరు చెప్పిన అన్నీ కూడా మేము గమనంలో తీసుకుంటున్నాము. హైదరాబాద్ జంట నగరాల అభివృద్ధి కోసం నాకు తెలిసి ఇప్పటికే
20,000 కోట్ల పైబడి ఈ హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ శాంక్షన్ చేసి పనులు కూడా సాగుతూ ఉన్నాయి. నాట్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్. బహుశా నేను అనుకుంటున్నాను ఒక 2 దశాబ్దాల నుంచి కూడా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో హైదరాబాద్ కానీ ఓల్డ్ సిటీలో కానీ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో కానీ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో శాంక్షన్ చేసి పనులు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఎప్పుడు జరగలేదు. ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఇంకా మిగతా పనులు ఉంటూ వాటిని కూడా యాడ్ చేసి చేసుకుంటూ పోతాం. మాకు ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని గ్లోబల్ సిటీగా మార్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడికి ఆకర్షించేటట్టు చేయటమే ప్రధాన ఉద్దేశంగా ముందుకు పోతాను. థ్యాంక్ యూ. नहीं साहब, आप ये हैदराबाद के लिए कर रहे, उससे इनकार नहीं है. मैं सिर्फ ओल्ड सिटी की बात कर रहा हूं. नहीं, आप ओल्ड सिटी के लिए हैदराबाद पार्लियामेंट एरिया के लिए आप एक प्लीज एक 5,000 करोड़ का पैकेज दीजिए. ఇంక్లూడింగ్ ఓల్డ్ సిటీ నాకు తెలిసి నేను సమాధానం చెప్పేటప్పుడు లెక్కలతో సహా చెప్తాను. ఇంక్లూడింగ్ ఓల్డ్ సిటీ మీరు 5,000 కోట్లు అంటున్నారు. మా ముఖ్యమంత్రి గారేమో ఇంకంతకంటే ఎక్కువే ప్లాన్ చేసి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. So you will be very happy to hear that. Thank you. हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कोई नहीं कर सका, जो पेंडिंग था, वहां पर मेट्रो रेल का काम चालू कराया आप. इसमें कोई दो राय नहीं है. मेट्रो रेल का काम हो रहा है, जंगी पैमाने के ऊपर रोड बैंडिंग का काम हो रहा है. बहुत अच्छा काम हो रहा है. उससे हमारे को बिल्कुल इनकार नहीं है. हम तायद कर रहे हैं उसकी. हम कह रहे हैं कि अच्छा काम है. हम वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स के लिए एक 5 करोड़ का हेड ऑफ अकाउंट, वो 5,000 करोड़ का हेड ऑफ अकाउंट बनाकर आप दीजिए. आप बजट परसों पेश करने वाले हैं, अगर उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये बड़ी मेहरबानी होगी. नहीं, मजाक से हट के बात कर रहा हूं मैं मिनिस्टर साहब. जरूरी है हम ताकि मजलिस के हम लोग प्रेसिडेंट और हमारे फ्लोर लीडर हम सब लोग मिल. नहीं, बात वो नहीं है साहब. अवाम की जरूरत है, वहां पे बुनियादी जरूरत है. आवाम को वहां पर जरूरत है. कई काम है पेंडिंग है. रोड बाइंडिंग के अंदर हम वो पैसे इस्तेमाल कर सकते. अगर से आप एक हेड बना के रख दिए तो हम आपको दूसरी चीजों की तकलीफ की जरूरत नहीं है. तो बहरहाल मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ये वो गवर्नर एड्रेस का मोशन जो पेश किया गया है, उनके शुक्रिया का हम उसका खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसकी तायद करते हैं. और आपने जो हमें वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. शुक्रिया साहब.